डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेल वॉल के ऊपर डिस्कशन करेंगे। सेल वॉल कौन से प्लांट्स, कौन से जानदारों की सेल में पाई जाती है, कौन से में नहीं है, होने से क्या होगा, नहीं होगी तो क्या होगा, ये सारी बातें हम इंशाल्लाह एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात तो ये याद रखें कि लिविंग थिंग्स के 5 किंगडम्स हैं। उनमें से 4 किंगडम्स में किसी न किसी तरह सेल वॉल पाई जाती है। सबसे पहले प्लांट किंगडम, पूरे प्लांट किंगडम के जितने मेंबर्स हैं उन सब के सेल में पाई जाएगी। किंगडम फंजाई के सब में पाई जाएगी। किंगडम प्रोटिस्टा के सिर्फ एल्जी में पाई जाएगी। किंगडम मोनेरा के कुछ बैक्टीरिया में ये पाई जाएगी। जबकि एक ही किंगडम है एनिमल किंगडम, जहाँ सेल वॉल सिरे से है ही नहीं। तो अब सवाल पैदा होता है यहाँ पर, एनिमल में सेल वॉल क्यों नहीं है? तो उसकी जो कॉमन वजह बताई जाती है वो ये है कि सेल वॉल की मौजूदगी की वजह से जानदार का जिस्म टफ एंड रिजिड हो जाता है और रिजिडिटी हरकत में रुकावट बनती है। जबकि एनिमल्स को हरकत करना है तो हरकत के लिए फ्लेक्सिबल जिस्म का होना ज़रूरी है। इसलिए सेल वॉल एनिमल में सिरे से पाई ही नहीं जाती है, ताकि वो फ्लेक्सिबल रहें और बआसानी जिस तरफ चाहें हरकत कर सकें। दूसरी बात, हमने यहाँ पर एक हेडिंग्स का एक कंसेप्ट पेश करने की कोशिश की ताकि आपको आसानी से ये चीज़ें समझ में आ जाए। उन हेडिंग्स में हम सेल के पार्ट्स, सेल के ऑर्गेनल्स वगैरह पढ़ेंगे। तो सबसे पहली हेडिंग होगी अकरेंस। अकरेंस का मतलब है कि जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं, मसलन इस वक्त सेल वॉल को, तो ये कौन से जानदारों के सेल्स में पाई जाती है। तो सेल वॉल की अकरेंस हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। दूसरी चीज़ है लोकेशन। जिस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं सॉरी, उसकी लोकेशन सेल में कहाँ है, सेल के किस हिस्से में वो पाई जाएगी। तीसरी चीज़ है उसकी कंपोजिशन, ये किस मटेरियल से बनी है। चौथी चीज़ है उसकी स्ट्रक्चर, ये बनी कैसे है। पांचवी चीज़ है उसका फंक्शन, ये काम क्या करती है। तो सेल वॉल की सबसे पहले देखते हैं अकरेंस क्या है। पूरी प्लांट किंगडम में पाई जाती है, पूरी किंगडम फंजाई में पाई जाती है, किंगडम प्रोटिस्टा के सिर्फ एल्जी में पाई जाती है, और किंगडम बैक्टीरिया में, या जिसको मोनेरा कहते हैं, उसके कुछ बैक्टीरिया में पाई जाती है। असल में ज़्यादातर में पाई जाती है ये। इसके बाद लोकेशन, जिस जिस किंगडम में ये पाई जाती है वहाँ सेल के किस अहाते में है। तो इट इज़ फाउंड आउटसाइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर की तरफ मौजूद है। इसीलिए बाज़ जगह पर यूँ भी कहा जाता है कि इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री ऑफ सेल्स। लेकिन ये बात मुनासिब इसलिए नहीं है कि बैक्टीरिया में इससे बाहर भी कोई चीज़ हो सकती है। इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए हमें यह कहना चाहिए कि ये सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ पाई जाती है। जिस सेल में भी होगी, सेल मेम्ब्रेन के सिर्फ बाहर होगी ये। उसके बाद है इसकी कंपोजिशन। कंपोजिशन का मतलब है कि ये सेल वॉल किस चीज़ से बनी है। तो प्लांट सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज। सेलुलोज एक पॉलीसेकेराइड है। और फंगल सेल वॉल इज़ कंपोज्ड ऑफ काइटिन। काइटिन इज़ अनदर पॉलीसेकेराइड। इसका फ़र्क मैं बाद में बताऊंगा। जबकि बैक्टीरिया की सेल वॉल पेप्टाइडोग्लाइकेन की बनी होती है। ये तीनों मटेरियल खालिस इसी से नहीं बनती सेल वॉल, मेन मटेरियल ये है। यानी प्लांट की सेल वॉल का मेन मटेरियल सेलुलोज है, फंजाई की सेल वॉल का मेन मटेरियल काइटिन है, और बैक्टीरियल सेल वॉल का मेन जो कंपोनेंट है वो पेप्टाइडोग्लाइकेन है। इसके बाद अब बारी आती है स्ट्रक्चर की। तो यहाँ पर हम प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करने वाले हैं। सवाल उठेगा कि उन दोनों को क्यों नहीं। तो ये याद रखें कि किसी भी कोर्स में उस चीज़ को शामिल किया जाता है जो सबसे ज़्यादा कॉमन हो और हर जगह दस्तयाब हो। तो प्लांट्स बैक्टीरिया और एल्जी और फंजाई के मुकाबले में बहुत आसानी से देखे जा सकते हैं, और ये मुल्क के हर हिस्से में, बल्कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले जानदार हैं। तो इसलिए इनकी सेल वॉल को हम डिस्कस करेंगे। तो प्लांट की सेल वॉल इज़ कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, या हम इसको यूँ कह सकते हैं कि पौधों की सेल वॉल 3 तहों पर मुश्तमिल है। कहीं किसी सेल में ये तीनों लेयर्स हो सकती हैं, किसी में 2 हो सकती हैं, किसी में सिर्फ 1 भी हो सकती है। तो ये आगे चलकर हमें पता चलेगा कि कहीं तीनों, कहीं 2, कहीं 1 क्यों है। पहले इन लेयर्स के नाम।
तरतीब से देखें तो सबसे बाहर जो पाई जाती है उसको मिडिल लमेला कहते हैं, दूसरे नंबर पर प्राइमरी सेल वॉल है और तीसरे नंबर पर सेकेंडरी सेल वॉल है। तो सबसे बाहर है तो इसको मिडिल लमेला क्यों कहते हैं, ये भी एक सवाल जहन में आ सकता है। असल में ये दो सेल्स के दरमियान पाई जाती है, इसलिए इसको मिडिल लमेला कहते हैं, वरना तरतीब के लिहाज से मिडिल लेयर प्राइमरी सेल वॉल है। यानी मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि सबसे बाहर मिडिल लमेला पाई जाती है, उससे अंदर प्राइमरी लेयर ऑफ सेल वॉल पाई जाती है और सबसे अंदर सेकेंडरी लेयर ऑफ सेल वॉल पाई जाती है। मिडिल लमेला दरअसल दो ऐसे सेल्स जो साथ साथ हों, मसलन ये दो प्लांट के सेल हैं फर्ज कर लें, इनके बीच के गैप को फिल करती है और ये सेल्स को जोड़ कर रखती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सेल वॉल तब तक मौजूद है जब तक ये सेल्स इकट्ठे हैं। अगर इनमें से किसी सेल को अलग कर दिया जाए तो फिर ये सेल वॉल जड़ जाएगी और इसका काम सीमेंटिंग है। जिस तरह दो ईंटों के बीच में सीमेंट का वो एडहेसिव मटेरियल डाला जाता है तो ब्लॉक्स आपस में जुड़े रहते हैं, इसी तरह ये जो मिडिल लमेला है ये दो एडजेसेंट सेल्स को आपस में जोड़ती है। दो का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ दो हों, और ज़्यादा सेल्स भी हो सकते हैं। जहाँ भी एक से ज़्यादा सेल्स होंगे उन सेल्स के दरमियान जो गैप है उसको फिल करने वाली को मिडिल लमेला कहा जाता है। यही सबसे बाहर वाली लेयर है और ये किस चीज़ से बनी है? पेक्टिन से बनी है। पेक्टिन मेन सीमेंटिंग मटेरियल है, इसके साथ कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट्स बनते हैं, तो ये तीनों मिलकर एक जेल लाइक स्टिकी मटेरियल बन जाता है और यही स्टिकी मटेरियल इन सेल्स को जोड़ कर रखता है। और इस तरह से इसका काम ये हुआ बुनियादी तौर पर, जब एक से ज़्यादा सेल्स कहीं पर पाए जाते हों प्लांट्स के, तो उनको जोड़ कर रखना इसकी ड्यूटी है। अब बारी है प्राइमरी सेल वॉल की। ये एक्चुअल सेल वॉल यही है, इसीलिए इसको ट्रू सेल वॉल भी कहा जाता है। और ये क्यों कहते हैं? क्योंकि इट इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ सेल्स, हर तरह के सेल्स में ये पाई जाती है। हर तरह के सेल्स का मतलब प्लांट के अंदर सेल्स की बहुत सारी अकसाम हैं और ये हर सेल में मौजूद होती है। ये जब सेल ग्रो कर रहा है उस वक्त अंदर से सिक्रीट होती है और सेल मेम्ब्रेन के बाहर जाकर डिपॉजिट होना शुरू हो जाती है और होते होते सेल के मैच्योर होने तक ये भी मैच्योर हो जाती है। अब इसकी एक और बात बता दें, सेलुलोज इस तरह फाइबर की शक्ल में है, तो ये सेलुलोज हेमी सेलुलोज मिनरल्स और पेक्टिन से बनी है। सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स या सेलुलोज फाइबर की शक्ल में होता है और सेलुलोज के ये माइक्रोफाइब्रिल्स क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हैं। क्रिस क्रॉस मैनर इस तरतीब को कहा जाता है जहाँ एक लेयर एक डायरेक्शन में, दूसरी लेयर दूसरी डायरेक्शन में या परपेंडिकुलर टू ईच अदर, और इनके साथ साथ इसी के ऊपर हेमी सेलुलोज के फाइबर्स भी हैं। हेमी सेलुलोज और सेलुलोज में मामूली सा फ़र्क है। इस वक्त हम इनकी केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे, इसलिए मैं इस पर फ़िलहाल बहस नहीं कर रहा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि सेलुलोज और हेमी सेलुलोज की वजह से ये एक जाल की तरह बन गया है और उसके ऊपर पेक्टिन के फाइबर्स हैं। पेक्टिन पहले भी बता चुके हैं कि जब ये मिनरल्स के साथ मिल जाता है, ख़ास तौर पर कैल्शियम और मैग्नीशियम, तो ये एक स्टिकी मटेरियल बन जाता है जो इन फाइबर को आपस में जोड़कर एक मज़बूत और बट फ्लेक्सिबल एक शीट बना लेता है जो ड्राई होने के बाद सख्त हो जाती है। अलबत्ता इस हवाले से दो चार बातें और जहन में रखें कि ये जो प्राइमरी सेल वॉल जब मैच्योर हो जाती है या मुकम्मल हो जाती है तो इसमें रिजिडिटी के साथ साथ एक तरह की लचक भी आ जाती है, जिसको लचक नहीं कहा जाता है, इसको कहते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी का मतलब है कि अगर आप इसको खींच के लंबा करोगे तो खींच तो जाएगी लेकिन ये वापस नहीं आएगी। मैं मिसाल बताता हूँ, अगर आप किसी रबड़ को खींचो तो लंबा हो जाता है, छोड़ो तो वापस अपनी जगह पे आता है। इस कंडीशन को इलास्टिसिटी कहते हैं। लेकिन अगर प्लास्टिक का शापर हो तो आप उसको खींचेंगे तो वो खिंच जाएगा लेकिन वापस नहीं आ सकता है, खिंची हुई हालत में रहता है। तो ये सेल वॉल जो प्राइमरी सेल वॉल है ये कमोबेश इसी तरह से होती है कि ये खींचने के बाद एक हद तक खींचती है और उसके बाद ये वापस नहीं आ सकती है। और सेल वॉल में जहाँ पर सिर्फ यही हो, सेल मेम्ब्रेन के जस्ट बाहर यही वाली सेल वॉल होती है
और इसकी प्लास्टिसिटी की वजह से ये बहुत ज़्यादा रिजिड नहीं होती है। तो ये ज़रूरत के तहत एक हद तक खींच सकती है। ये खींचना किस काम का, ये आगे बताएंगे जब इसके फंक्शंस पे आएंगे। तो इसमें एक और बात ये है कि ये हर सेल में है, तो यही प्राइमरी सेल वॉल है। दूसरी बात, इट इज़ पोरस। पोरस होने की वजह से ये सेल के अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स और बाहर जाने वाले मॉलिक्यूल्स को रेगुलेट नहीं करती है। यानी यूँ कह रहे हैं कि इट इज़ परमिएबल टू ऑलमोस्ट ऑल टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स हों वो बआसानी इसमें से आ जा सकते हैं, गुज़र सकते हैं, और ये कोई रुकावट नहीं बनती है। तो ये है प्राइमरी सेल वॉल। अब हम आते हैं सेकेंडरी सेल वॉल की तरफ। सबसे पहली बात तो ये याद रखना कि ये सिर्फ सपोर्टिंग टिश्यूज़ में पाई जाती है। तो प्लांट टिश्यूज़ की अगर आपको नो हाउ है तो आप समझ जाएंगे सपोर्टिंग टिश्यूज़ क्या करते हैं। मसलन स्क्लेरन कायमा है, पेरन कायमा है और कोलन कायमा है, इस तरह के नाम हैं, उनमें ही ये पाई जाती है। इसका मतलब ये हर सेल में नहीं है, तो मखसूस सेल्स में है। और इसकी कंपोजिशन भी प्राइमरी की तरह है कमोबेश, यानी यहाँ भी सेलुलोज भी है, हेमी सेलुलोज भी है, मिनरल्स भी हैं। अलबत्ता यहाँ एक नया स्टिकी मटेरियल आ गया है, वो है लिग्निन। प्राइमरी में पेक्टिन था, यहाँ लिग्निन है। लिग्निन की वजह से ये बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है। और इसकी एक और खूबी याद रखना कि इट इज़ मच मोर थिकर देन प्राइमरी सेल वॉल। तो ये बहुत थिक है, इसी की वजह से ये रिजिड भी बहुत है। और ड्यू टू थिकनेस एंड रिजिडिटी इसको सेल की ग्रोथ के साथ डेवलप नहीं किया जा सकता। ये आफ्टर मैच्योरेशन ऑफ सेल, जब एक सेल मैच्योर हो जाता है, अपना मुकम्मल साइज एक्वायर करता है, तब ये बनती है। इसका मतलब बनने के हवाले से सबसे आखिर में बनने वाली लेयर ये है, और यही सबसे अंदर की तरफ भी है। इसके बनने का अंदाज भी वही है कि सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स क्रिस क्रॉस मैनर में मौजूद हैं। उसमें फिर हेमी सेलुलोज के फाइब्रिल्स हैं, वो भी क्रिस क्रॉस मैनर में हैं। और यहाँ पर मिनरल्स भी हैं, मिनरल्स के साथ साथ लिग्निन है। जब लिग्निन इसके साथ अटैच हो जाए तो एक कंक्रीट की तरह एक सख्त मटेरियल ये बन जाता है। इसमें न इलास्टिसिटी है न प्लास्टिसिटी है। तो ये सेकेंडरी सेल वॉल की बात थी। तो बाज़ सेल्स में ये तीनों हैं, बाज़ सेल्स में दो हैं। अलबत्ता प्राइमरी लेयर तो हर सेल में मौजूद है। और इसका मतलब ये हुआ कि असल सेल वॉल जिसको कहा जाता है वो प्राइमरी सेल वॉल है। अब आते हैं सेल वॉल के फंक्शंस की तरफ। ओवरऑल ये सेल वॉल क्या काम करती है? सबसे पहले कीप्स द शेप ऑफ सेल या शेप ऑफ प्लांट सेल्स कांस्टेंट, या यूँ समझ लें कि प्लांट के सेल की शेप को ये मुस्तकिल रखती है, उसमें तब्दीली आने नहीं देती है। और दूसरी बात, सेल की ये प्रोटेक्शन करती है, सेल को ये महफूज बनाती है। और तीसरा काम सपोर्ट है, इट प्रोवाइड्स सपोर्ट, सेल को सपोर्ट भी फराहम करती है। सपोर्ट ओवरऑल मैं सेल वॉल की बात कर रहा हूँ। सपोर्ट करने के कई तरीके हैं। एक तो इसकी रिजिडिटी सपोर्ट के लिए काफ़ी है, दूसरा इसमें टर्जिडिटी भी हो जाती है, टर्जिडिटी की मदद से भी ये सपोर्ट फराहम करती है। लेकिन ये पहले भी कहा था ट्रांसपोर्ट में कोई किरदार अदा नहीं करती है। तो अब देखते हैं कि ये सपोर्ट जो रिजिडिटी के अलावा है वो कैसे पहुंचाती है। हम आते हैं टर्जिडिटी के ज़रिए सपोर्ट कैसे फराहम करती है। तो सबसे पहले देखें, एक प्लांट का सेल है और उसमें सेल मेम्ब्रेन तो है ही, सेल मेम्ब्रेन के बाहर फ़र्ज़ कर लें ये सेल वॉल है, और उसके सेंटर में एक बहुत बड़ा वैक्यूल होता है। इस वैक्यूल की लाइनिंग को टोनोप्लास्ट कहते हैं। जब मिनरल्स सबसे पहले समझे जो सोलुबल इन वाटर हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं, तो पानी भी आ जाता है। पानी और मिनरल्स की कसरत की वजह से ये वैक्यूल फूलना शुरू हो जाता है। जब ये वैक्यूल फूलेगा तो ये साइटोप्लाज्म को धकेलेगा, साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन को धकेलेगा, फ्लेक्सिबल है वो। सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल को धकेलेगी तो सेल वॉल में जितनी गुंजाइश थी प्लास्टिसिटी की, वो इतनी ही फैल कर ये एक्सटेंड हो जाएगी और सेल टर्जिड हो जाएगा। इस कैफियत को टर्जिडिटी कहते हैं। सारे सेल जब इस तरह टर्जिड हो जाएंगे
तो इससे प्लांट को सपोर्ट मिलेगी। और ख़ास तौर पर वो पौधे जो लकड़ी के बगैर होते हैं, हर्ब्स, उनमें सपोर्ट का वाहिद हल या वाहिद ज़रिया यही टर्जिडिटी है। जबकि जो लकड़ी वाले पौधे हैं उसमें सपोर्टिंग टिश्यूज़ अलग से होते हैं, उनके ज़रिए सपोर्ट मिलती है। अलबत्ता उनके लीफ वगैरह को एक्सटेंड होने के लिए फिर ये टर्जिडिटी का अमल ज़रूरी हो जाता है। आखिरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे, जब आपने कंपोजिशन भी देख ली, स्ट्रक्चर भी देख ली और फंक्शंस भी किसी हद तक देख लिए, तो यहाँ पर सेल वॉल के हवाले से चंद फंक्शंस और आपको बता दूँ। सबसे पहला काम था, सेल वॉल मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। इसीलिए जिस जिस सेल में सेल वॉल होगी उनकी शक्ल फिक्स रहेगी, वो कांस्टेंट रहेगी, उसमें तब्दीली की गुंजाइश बहुत कम है। तो इसीलिए आप जब प्लांट और एनिमल के सेल को कंपेयर करते हैं तो बता देते हैं कि एनिमल सेल्स हैव वेरियस शेप्स, वेरिएबल शेप्स, वाइल प्लांट सेल्स हैव अ फिक्स्ड शेप। दूसरी चीज़ जो सेल वॉल करेगी वो है प्रोटेक्शन, क्योंकि ये टफ एंड रिजिड है और इन मोस्ट केसेस इट इज़ द आउटर मोस्ट बाउंड्री, तो ये सेल को बाहर के ख़तरात से बचाती है। तीसरी चीज़ है सपोर्ट। सेल वॉल जहाँ भी होगी वो उस सेल को सपोर्ट फराहम करेगी, यानी वो सेल अपनी शेप मेंटेन करके क्या करना चाहता है उसके लिए सपोर्ट। या ओवरऑल प्लांट में बात करें तो प्लांट को सेल वॉल की वजह से ही सपोर्ट हासिल है, और इसीलिए प्लांट्स के जिस्म बहुत बड़े हैं। इतने बड़े जिस्म को सपोर्ट फराहम करना सेल वॉल के बगैर मुमकिन नहीं था। और सेल वॉल कैसे सपोर्ट फराहम करती है? दो वजह से। एक, इसकी टफनेस और थिकनेस ये काम आती है, रिजिडिटी एंड थिकनेस की वजह से ये सपोर्ट फराहम करती है। दूसरा, ये टर्जिडिटी के ज़रिए भी सपोर्ट फराहम कर सकती है, जिसको हमने डिस्कस किया हुआ है। अलबत्ता एक काम सेल वॉल नहीं करती है, वो है रेगुलेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम एंड टू द सेल्स। सेल के बाहर से अंदर आने वाले मॉलिक्यूल्स और अंदर से बाहर निकलने वाले मॉलिक्यूल्स में सेल वॉल कोई रुकावट नहीं बनती है। इट इज़ पोरस एक्चुअली, इसलिए कोई भी मॉलिक्यूल्स आसानी सेल के वॉल के थ्रू अंदर जा भी सकते हैं, अंदर से बाहर आ सकते हैं। तो एज़ कंपेयर टू सेल मेम्ब्रेन को हम कहते हैं सेलेक्टिवली परमिएबल है, लेकिन सेल वॉल मुकम्मल परमिएबल है, इसलिए ये ट्रांसपोर्टेशन में कोई रुकावट नहीं डालती है। तो इन्हीं बातों के साथ आज की गुफ्तगू यहाँ ख़त्म करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगी, तो कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू वेरी मच।